नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। साथ ही तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर है महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां हिंसा में अब लगातार जांच की जा रही। 2 दिन पहले जिस तरीके से हिंसा वहां पर देखने को मिली, 2 गुटों में ये हिंसक झड़प हुई थी जिसमें महिला पुलिस कर्मी से छेड़छाड़ भी हुई। और अब इस पूरे मामले में नए नए एंगल से भी जांच पुलिस इस वक्त लगातार कर रही है। क्या कुछ है वो एंगल बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी और प्रमुख खबर है वो है लालू यादव से जुड़ी। जी हाँ, जहां ईडी के तीखे सवाल और जिसकी वजह से आरजेडी में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। आज लालू यादव से पूछताछ हो रही है। बीते कल राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप से पूछताछ हुई थी। यानी कुल मिलाकर लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो पूरा मामला था उसमें एक एक करके एक बार फिर से ये पूछताछ हो रही है। बताएंगे विस्तार से आपको पूरी खबर के बारे में। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर संभल से जुड़ी है, जहां बर्क के घर पर चलेगा बुलडोजर। जी हां, अब एक तरह से हम देखें तो उनका जो नया मकान बन रहा था उस नए मकान का नक्शा कहीं ना कहीं मुहैया नहीं करा पाए सांसद, और ना सांसद ना वकील। और उसके बाद में कई दिनों की उनको मोहलत भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी सबूत पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद में अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बर्क के इस मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हालांकि कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आएगा इस पर नजर लगातार बनी हुई है। तो ये 3 प्रमुख खबरें जिन पर रहेगी विस्तार से नजर। और चलिए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र में नागपुर में 2 गुटों में हुए हिंसक झड़प के बाद हालात फिलहाल काबू में है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा रहा है और अब तक इस पूरे मामले में 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनमें से 36 को न्याय की हिरासत में भी भेज दिया गया है और बाकियों की पेशी होनी है। नागपुर में फिलहाल 11 पुलिस थाना क्षेत्र में कर्फ्यू भी जारी है और पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। दरअसल नागपुर हिंसा मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि दंगाइयों में से ज्यादातर लोग पास की ही मस्जिद में इफ्तार कर रहे थे। और पुलिस का कहना यह है कि सैकड़ों दंगाइयों ने नमाज पढ़ने के बाद में इफ्तारी की और फिर हिंसा करने के लिए सड़कों पर उतर आए। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या मस्जिद पर किसी ने इकट्ठा हुई इस भीड़ को बरगलाया था, लोगों को बरगलाने के लिए क्या कुछ कहा गया था। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर डालते हैं। तो जहां आपको बता दें कि नागपुर में दंगाइयों की करतूत और लगातार जांच हो रही है, जिसमें अब एक और नई बात चौंकाने वाली इस वक्त सामने आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ की थी। जो महिला पुलिसकर्मी उस दौरान वहां पर ड्यूटी पर थी, उनके साथ इन दंगाइयों की तरफ से छेड़छाड़ हुई और उपद्रवियों ने वर्दी खींचने की और साथ ही अश्लील हरकतें इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ की है। ये एक नया मामला, इसमें एक नया खुलासा इस वक्त किया गया है। जहां आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मियों ने सिटी पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है और अब इस पूरे मामले में लगातार जांच की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिंसक घटना के 2 दिन बाद फिलहाल आज की अगर हालातों की बात करें तो हालात आज कंट्रोल में है, काबू में है। नागपुर हिंसा मामले में अलग अलग थानों में 5 एफआईआर अभी तक दर्ज की जा चुकी हैं और इसके बाद में लगातार जांच भी चल रही है। साथ ही पुलिस महकमे के साथ एटीएस भी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें तो एटीएस को जांच के आदेश नहीं है, लेकिन लगातार एटीएस भी इस वक्त जांच कर रही है और एटीएस की नागपुर हिंसा की जांच की जो चीजें हैं वो जांच सौंपी जा सकती है एटीएस को। तो फिलहाल देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे की जांच की जाती है। इसके साथ ही हर एंगल से जांच की जा रही है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। कहीं पत्थरबाजी हिंसा का नया पैटर्न तो नहीं है ये पत्थरबाजी जिस तरीके से की गई। इसके साथ ही क्या ये पूरी जो हिंसा की गई, हिंसक झड़प हुई, ये पूर्व नियोजित दंगा थी, क्या पहले से ही इसकी तैयारी की जा चुकी थी, पहले से ही योजना बनाई गई थी, क्या दंगे का आदेश कहीं और से आया था। यानी कि हर एंगल से पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि लोकल लोगों के उकसाने पर उपद्रव हुआ था या फिर कहीं और से यह आदेश आया था।
तो लगातार कई सारे लोगों की, हालांकि अभी तक हम देखें तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है और मस्जिद पर किसी ने इकट्ठा हुई भीड़ को बरगलाया था। इस एंगल से भी जांच इस वक्त पुलिस कर रही है। लोगों को बरगलाने के लिए क्या कुछ कहा गया था, यानी कि इतनी सारी भीड़ आखिर अचानक से कैसे इकट्ठा हुई, कैसे पत्थरबाजी हुई और किस तरीके से सारी चीजें जो है वो अचानक से ही हिंसक झड़प में बदल गई, ये हर एंगल से पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो फिलहाल अभी जो हालात हैं वो कंट्रोल में है। इसके अलावा इफ्तारी के बाद सड़क पर कई सारे दंगाई उतरे थे। नागपुर हिंसा मामले की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पहले इफ्तारी की गई और इफ्तारी के बाद में जो लोग वहां पर मौजूद थे वो अचानक से सड़कों पर उतर आते हैं। ज्यादातर दंगाई पास की ही मस्जिद में उस दौरान इफ्तार कर रहे थे और ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिसमें इस तस्वीर में आप देख रहे हैं दंगे के दौरान की तस्वीर है जब ये हिंसक झड़प हुई थी और इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से गिरफ्तारियों का जो दौर है वो इस वक्त चल रहा है। साथ ही दंगाइयों ने नमाज पढ़ने के बाद में इस तरीके की चीजें सामने आई और हिंसा करने के लिए सड़क पर उतर गए ये सभी लोग। फिलहाल हर एंगल से पुलिस लगातार जांच कर रही है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी पूछताछ एक एक करके की जा रही है। नागपुर हिंसा मामले में अलग अलग थानों में अभी तक अगर हम देखें तो 5 एफआईआर दर्ज की गई है। रात 2:30 बजे तक अदालत में सुनवाई हुई है क्योंकि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनकी पेशी की गई। एफआईआर में 51 आरोपियों के नाम दिए गए हैं पुलिस की तरफ से और उन 51 में से अगर हम देखें तो मंगलवार को पुलिस ने 46 आरोपियों को लेकर के कोर्ट में पुलिस पहुंची थी, लेकिन समय क्योंकि रात का समय था तो इसलिए 46 की बजाय 46 में से कुछ लोगों की यानी कि 36 की ही पेशी उस दौरान हो पाई थी रात 2:30 बजे तक और 36 लोगों की पेशी होने के बाद में कोर्ट ने न्याय की हिरासत के जो सुनवाई की है, पुलिस हिरासत में इन सभी को भेज दिया है अदालत ने 21 मार्च तक के लिए और अब आगे जो बचे हुए लोग हैं उनकी भी पेशी होगी और अन्य आरोपियों की अदालत में पेशी होने के बाद में भी पूरा क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है वो देखने वाली बात होगी, क्या फैसला दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 5 एफआईआर दर्ज की गई है, कई सारी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, कई हिरासत में भी हैं इस वक्त और लगातार पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। योगेश, अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो कई जगह पर अभी भी कर्फ्यू जैसे हालात कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं और किस तरीके से चप्पे चप्पे पर निगरानी पुलिस वहां पर कर रही है। देखिए, कर्फ्यू अभी भी लगी हुई है। हालांकि जो कुछ दुकान है वहाँ पे उन्होंने अपने ही पहले ही दिन से उन्होंने दुकान बंद रखा था। कुछ लोगों की आवाजाही जो है वो शुरू हुई है। कर्फ्यू में आप कह सकते हैं ढील दी गई है, लेकिन स्थिति जो है वो वहाँ पे तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि नियंत्रण में है अभी फिलहाल, हिंसा या उस तरीके की कोई चीज फिलहाल देखी नहीं जा रही है। दूसरी बात आपने सही कहा कि एक नई चीज सामने ये आई है कि जो महिला पुलिसकर्मी थी उनके साथ बदतमीजी की गई है, उनके साथ अभद्रता की गई है और ये जो है ये एक नया डेवलपमेंट आया है। इसके साथ साथ जो 51 आरोपी हैं उनमें से 6 जो है वो नाबालिग हैं। एक सूचना ये भी आ रही है कि जो डीसीपी पर जो हमला हुआ है, जिसमें डीसीपी हमने देखा था पिछले दिनों हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन पे जो हमला हुआ था उसमें 14 साल का एक लड़का है जिसने उन पर हमला किया था। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक काफी जो है कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्पिरेसी जो है वो आपको दिखेगी, क्योंकि जो है इफ्तार के बाद जो है वो चीजें हुई, नमाज के बाद ये चीजें की गई है। बड़ी संख्या में भीड़ निकल कर आई थी और ये ऐसा अचानक संभव नहीं है, बिल्कुल एक कॉन्स्पिरेसी जो है की गई। खुद देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो पूरा चीज है वो वेल प्लान्ड और कॉन्स्पिरेसी के तहत ही किया गया था। जो शमीम खान करके जो एक मुख्य अभियुक्त जो इस मामले में अब तक पुलिस ने रखा है, क्योंकि जो मेन कॉन्स्पिरेटर जो है वो उसी को माना जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी की भी सूचना जो आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी जो है इस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की जो सूचना है वो भी आ रही है। इसके बाद मुझे लगता है कि अब चीजें साफ होगी। इसके अलावा अगर आप जांच के तरफ से अगर बात करें तो महाराष्ट्र की जो एटीएस है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो कि बेसिकली टेररिस्ट से जुड़े हुए मामले देखती है, जिनका अलग डोमेन रहता है, मुंबई पुलिस का जो रूटीन वर्क है उसके अलावा, वो भी अब इस मामले की जांच कर रही है। साथ में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनकी टीम जो है वो मौका वारदात पर गई है। उन्होंने कई सैंपल जो है वो इकट्ठे किए हैं। जैसा कि हमने देखा था पहले दिन कई सारे पत्थर वगैरह जो है वो ट्रॉली में जो एनएमसी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने जमा किए थे। इसके अलावा पेट्रोल बम जो है वो फेंके जाने की भी बात आई है। तो कोशिश ये की जा रही है फॉरेंसिक टीम के जरिए कि वो पता करे कि क्या क्या चीजें जो है उपयोग में लाई गई और ताकि बाद में जो है जो अन्य साक्ष्य है पुलिस के पास उनके साथ उसको कोरिलेट करके कोर्ट में पेश किया जाए। जो 51 आरोपी है उनमें से जो है 50 को ऑलरेडी 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। 51 में की जिसकी गिरफ्तारी की मैं आपको बात कर रहा हूँ वो भी थोड़ी देर में पुलिस की तरफ से साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर इस वक्त जो है स्थिति नियंत्रण में है। जी, इसके साथ ही योगेश अगर हम देखें तो जो जांच की जा रही है उस जांच में कई सारे एंगल भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या कहीं और से इस हिंसक झड़प को लेकर आदेश आया था या फिर लोकल लोगों में से
से ही किसी ने उकसाया था इस भीड़ को, जो अचानक से ये हिंसक झड़प हुई? इन हर एंगल से इस वक्त पुलिस लगातार जांच कर रही है। क्या अभी तक इस जांच में कुछ निकलकर सामने आ पाया है? देखिए, जांच अभी काफी शुरुआती चरण में है। अभी तो जो है एक्यूज को पुलिस कस्टडी मिली ही है, तो मुझे लगता है 1-2 दिन में जो पुलिस अगर जांच के दौरान या पूछताछ के दौरान अगर कुछ चीजें निकलवा पाती है उन आरोपियों से, तो मुझे लगता है वो एक ब्रेक थ्रू हो सकता है इस पूरे केस में। क्योंकि जो अब तक की सूचनाएं जो मिल पा रही है, चाहे वो पुलिस के महकमे से मिले या फिर जो मुख्यमंत्री या जो पॉलिटिकल डोमेन से आ रही है, वो खबर यही आ रही है कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो लंबी कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी। खुद नितिन गडकरी ने भी कहा था कि महाराष्ट्र में, नागपुर में कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो इसके पीछे कौन से तत्व हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में सदन चल रहा है, महाराष्ट्र में इस वक्त जो है वो सत्र चल रहा है। नागपुर में अगर बात करें तो इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री के आने की चर्चा भी थी। तो क्या इन सब चीजों को जोड़ते हुए, इन सब चीजों को लक्ष्य करते हुए एक कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी, जिसमें पर्दे के पीछे के जो कई जो खिलाड़ी थे वो थे, तो उनको नैप करने की कोशिश जो है वो इस वक्त की जा रही है। इसीलिए पूछताछ के दौरान मुझे लगता है चीजें जो है थोड़ी देर में, थोड़ी समय में स्पष्ट हो पाएगी कि क्या इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हैच थी, अगर लोग थे तो वो कौन से लोग थे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए योगेश। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही अगली और महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद आज ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने उनसे नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो ईडी ने लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ की थी, और इस घोटाले को लेकर के कल 4 घंटे तक पूछताछ इनसे हुई है, जिसके बाद में अब आज लालू यादव से भी पूछताछ हो रही है। हालांकि जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव से पहले भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब ईडी को कुछ और नए सबूत मिले हैं और इसलिए अब एक बार फिर से ये पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे, और उस मामले में अब तक 30 लोगों को आरोपी भी बनाया जा चुका है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर डालते हैं एक नजर। तो ईडी के रडार पर है इस वक्त लालू यादव, जहां लैंड फॉर जॉब केस में सवालों का सामना लालू यादव इस वक्त कर रहे हैं। हालांकि बीते कल राबड़ी देवी से भी पूछताछ हुई थी और उनके बेटे तेज प्रताप से भी पूछताछ हुई थी। ईडी ने समन भेजा था, जिसके बाद में लालू प्रसाद यादव आज ईडी के सामने पेश हुए हैं। हालांकि जो समय दिया गया था उससे थोड़ा सा लेट पे वहां पर पहुंचे, लेकिन अभी फिलहाल उनसे पूछताछ हो रही है। बीते कल राबड़ी और तेज प्रताप से भी सवाल जवाब किए गए थे। लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई की तरफ से कई सारे आरोप लगाए गए हैं इस पूरे घोटाले को लेकर के। इसके साथ ही आपको बता दें कि रेल मंत्री रहते हुए घोटाला करने का ये बड़ा आरोप लालू यादव पर लगा हुआ है, और इस पूरे मामले में सिर्फ लालू यादव नहीं बल्कि उनके परिवार के कई अन्य सदस्य भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। 2004 से लेकर 2009 के बीच इस घोटाले को अंजाम दिया गया, ये बात कही गई, और रेलवे में नौकरी देने के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई है। ये पूरा मामला उस दौरान निकलकर सामने आया था। हालांकि आपको बता दें कि 20 जनवरी 2024 को लालू यादव से पूछताछ हुई थी और दिल्ली और पटना में भी ये पूछताछ उनसे की गई थी, जिसके बाद में अब एक बार फिर से पूछताछ हो रही है। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरीके से सवाल जवाब का सामना लालू यादव करते हुए नजर आते हैं। तो ये तो बात रही आज की, लेकिन इसके साथ ही आखिर घोटाले की पूरी कहानी क्या है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि सीबीआई ने लालू यादव पर कई सारे आरोप लगाए हुए हैं लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर के, इस पूरे घोटाले को लेकर के, और 2004 से लेकर 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए ये घोटाला किया गया, ये आरोप लगाए गए हैं। हालांकि फिलहाल अभी इसमें जांच चल रही है। रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों को ठगा गया है, नौकरी दी गई और नौकरी के बदले में उनसे जमीन और प्रॉपर्टी अपने नाम कराई गई है, जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई है। ये बात इस दौरान कही गई है इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि परिवार के कई अन्य सदस्यों का भी नाम इसमें शामिल है। साथ ही जमीनों के बदले बड़े पैमाने पर नौकरियां उस दौरान दी गई, साल 2004 से लेकर 2009 के बीच में। इसके अलावा ग्रुप जी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन ली गई है, जो उनकी जमीनें थी उनको ट्रांसफर कराया गया है, उनको लिया गया है, वो हड़पी गई हैं। चार्जशीट में घोटाले के जोन के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो चार्जशीट दायर की गई। फिलहाल अभी एक एक करके लगातार एक बार फिर से ये पूछताछ हो रही है, लेकिन इसके साथ ही बताया जा रहा है कि मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन में ये नौकरियां दी गई थी इन लोगों को,
और इन लोगों से इस नौकरियों के बदले पैसे लिए गए थे। साथ ही जमीन उन लोगों से ली गई थी। 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन जो है वो 26 लाख रुपए में ली गई थी, जिसकी उस समय की कीमत की अगर हम बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा उस दौरान इसकी कीमत थी, जिसे मात्र 26 लाख में ले लिया गया। यानी कि कुल मिलाकर जमीन मालिक को कैश में इसका भुगतान किया गया, जो 26 लाख रुपए दिए, और जिसके बाद में ये पूरा घोटाला जो है इस वक्त सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। ये कानून में जो भी गलत करेगा उसको ईडी, समन और अन्य कानूनी दावपेच से गुजरना पड़ेगा। लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने नौकरियां दी और जमीन लिखवा लिया अपने पत्नी के नाम से, अपने बच्चों के नाम से। लालू जी के परिवार के अंदर एक चुनावी फोबिया है, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे राबड़ी जी हो, चाहे लालू जी हो, एक बौखलाहट सा है। ये सब बौखलाहट का प्रतीक है कि वो कर रहे हैं कि चुनाव के समय ही ईडी और सीडी जो भी इंक्वायरी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब से कुछ होने वाला नहीं। जितना इस संस्थानों का दुरुपयोग करेंगे, संवैधानिक संस्थानों का, जितना भी इनके सोच के हिसाब से ये हमको तंग कर रहे हैं, लेकिन हम हो रहे हैं और मजबूत। तो कई सारी चीजें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मधुरेश, अगर फिलहाल की बात करें तो ईडी लगातार पूछताछ कर रही है लालू यादव से, और बीते कल भी ये पूछताछ हुई थी उनके बेटे से और उनकी पत्नी से। 4 घंटे के करीब ये पूछताछ हुई थी। क्या कुछ सवाल इस दौरान उनसे किए गए थे बीते कल की अगर हम बात करें तो? देखिए, अभी तक जो बातें सामने आई है कि सुबह 10 बजे ईडी ने वक्त दिया था लालू यादव को कार्यालय पहुंचने का पूछताछ के लिए। हालांकि लालू यादव समय से थोड़ा आगे पीछे कार्यालय पहुंच गए और बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से अभी खबर मिली है कि लालू यादव जैसे ही ईडी कार्यालय पहुंचे उसके बाद उन्हें थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा गया और उसके बाद सिग्नेचर कराई गई। और कुछ जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उनसे जो सबसे पहला सवाल पूछा गया वो हृदयानंद चौधरी को लेकर के था। उनसे सबसे पहले ये पूछा गया कि आप उसे कब से जानते हैं। ये वही व्यक्ति है जो उनके गौशाला में काम करता था और उसके नाम पर पहले जमीन का एक बड़ा भूखंड हस्तांतरित किया गया और उसने बाद में उस जमीन को हेमा यादव यानी लालू यादव की बेटी को ट्रांसफर कर दिया था। इसके अलावा एक दूसरी सवाल जो ईडी की तरफ से पूछी गई कि किशुनदेव राय ने अपनी 3000 फीट की वर्ग फीट की जो जमीन है वो मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को क्यों बेची। इसके साथ ही राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से आप कब मिले थे, और इस तरीके से पूरी जानकारी जो है वो सीबीआई से ले रही है कि किस तरीके से जो ग्रुप की जो ये बहाली होनी थी वो किस तरह से बहाली हुई, उसमें कौन कौन लोग थे, किस तरीके से मेंबर का फॉर्मेशन वगैरह किया। बिल्कुल, यानी कि कई सारे सवालों का सामना करते हुए सकते लालू की पूरी फैमिली नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, और इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी बीच सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, महाराष्ट्र के नागपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां नागपुर हिंसा का जो मुख्य आरोपी है फहीम शमीम खान, उसे इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य आरोपी फहीम शमीम खान को बताया जा रहा है, जिसको इस वक्त गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त नागपुर से आपको बता रहे हैं। लगातार 2 दिन पहले जिस तरीके से हिंसा हुई, उस हिंसा से जुड़ा हुआ जो मुख्य आरोपी फहीम शमीम खान है, उसे इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद में अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और देखना होगा कि क्या कुछ उसके पास से निकलकर सामने आता है। हालांकि हिंसा को लेकर के लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस इस वक्त तैनात है नागपुर में और कई जगह पर कर्फ्यू की स्थिति भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये कार्रवाई भी इस वक्त हो रही है। हिंसा से जुड़े हुए इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो 51 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनको पुलिस हिरासत में भी भेजा गया है। इसके साथ ही अब एक और गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इस नागपुर हिंसा का जो मुख्य आरोपी है, आरोपी फहीम शमीम खान, उसे इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब इसकी गिरफ्तारी के बाद में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और देखना होगा कि क्या कुछ और निकलकर इस पूरे मामले में सामने आता है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ।
कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कार्रवाई होना अब करीब करीब तय हो चुका है। बर्क को अपना पक्ष और दस्तावेज रखने के लिए पर्याप्त मौके दिए गए, कई तारीखें हुई, लेकिन अब तक वो कोई भी साक्ष्य या सबूत नहीं दे पाए हैं, जिसके बाद उनके मकान पर अब कार्रवाई होना लगभग तय है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब अगली तारीख 22 मार्च की दी गई है और साथ ही उपजिलाधिकारी ने जांच कमेटी का भी गठन कर दिया है, जो अगले 3 दिन में अपनी रिपोर्ट SDM को देगी और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। इसमें अगर नियमों की अनदेखी पाई गई तो फिर मकान को ध्वस्त कराया जा सकता है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो सांसद वर्ग को कई नोटिस भी जारी हो चुके हैं, कई पर्याप्त मौके उन्हें दिए जा चुके हैं सबूत पेश करने के लिए, लेकिन सांसद के वकील अब तक अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे सपा सांसद की बढ़ रही है मुश्किलें। तो सपा सांसद वर्ग की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां बिना नक्शा पास कराए ही मकान का निर्माण कराया जा रहा था और अब इस पूरे मामले में कई सारे नोटिस भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, नोटिस भेजने के बाद भी जो सबूत है वो पेश नहीं किए गए। सुनवाई के दौरान वर्ग जो सबूत है वो पेश नहीं कर पाए हैं, ना उनके वकील ये सबूत दे पाए हैं, किसी प्रकार का कोई प्रमाण मकान से जुड़ा हुआ दे पाए हैं। नक्शा पास कराने को लेकर ये पूरा मामला सामने आया था कि बिना नक्शे के ही ये मकान का निर्माण हो रहा था, जिस मामले में कई सारे नोटिस दिए जा चुके हैं। फिलहाल अभी SDM ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है और अब ये कमेटी अगर हम देखें तो 3 दिनों का समय इस कमेटी को दिया गया है और 3 दिनों के अंदर ये कमेटी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी इस मकान को लेकर और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन में कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी और उसमें देखना होगा कि सांसद वर्ग पर जुर्माना लगता है या फिर उनके मकान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाता है। हालांकि नियमों की अनदेखी पर यह मकान जो है ध्वस्त हो सकता है और लगभग ये चीजें अब तय भी मानी जा रही है। हालांकि इसके लिए इंतजार करना होगा 22 मार्च का, क्योंकि अब अगली सुनवाई 22 मार्च को होने वाली है। आपको बता दें कि संभल का जो दीपा सराय इलाका है वहां पर इस मकान का निर्माण कराया जा रहा था। हालांकि बताया जा रहा है कि यह मकान उनका पुश्तैनी है, लेकिन पुश्तैनी मकान को तोड़ करके नए सिरे से इस मकान का निर्माण किया जा रहा था और 2 साल से यह निर्माण हो रहा था। पहला नोटिस 5 दिसंबर को जारी हुआ था और नोटिस के जरिए मकान का जो नक्शा है वो मांगा गया था कि जिस मकान का निर्माण हो रहा है उस मकान का नक्शा आप प्रोवाइड कराइए, लेकिन नक्शा जब उपलब्ध नहीं करा पाए सांसद तो अब कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में अब की जा सकती है। अभी तक हम देखें तो एक के बाद एक कई सारे नोटिस भी सांसद वर्ग को जारी हो चुके हैं। बीते 2 साल से ही लगातार इस मकान का निर्माण किया जा रहा था। आखिर कब कब ये नोटिस दिए गए हैं वो आपको बता दें। पहला नोटिस जो है वो 5 दिसंबर को दिया गया और 5 दिसंबर को नोटिस देने जाने के बाद में उसका जवाब नहीं दिया गया। दूसरा नोटिस 14 दिसंबर को जारी हुआ, उसका भी किसी प्रकार से कोई जवाब, कोई सबूत नहीं दिया गया। तीसरा नोटिस जारी हुआ है 28 दिसंबर को और उस तीसरे नोटिस के बाद में भी किसी प्रकार की कोई जानकारी, कोई सबूत, कोई प्रमाण सांसद वर्ग की तरफ से नहीं दिए गए हैं, जिसके बाद में कहीं ना कहीं कई सारे नोटिस जारी होने के बाद में अब कार्रवाई हो सकती है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि वर्ग को भरपूर जवाब दाखिल करने के लिए पूरा समय दिया गया है, पर्याप्त समय दिया गया। 28 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था और 16 जनवरी तक का समय दिया गया, लेकिन 16 जनवरी तक भी जब वो अपना जो सबूत है वो नहीं दे पाए तो 23 जनवरी तक उनको मोहलत दे दी गई। 23 जनवरी के बाद में भी वो जब सबूत नहीं दे पाए तो अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें एक बार फिर से समय आगे बढ़ा दिया गया, तारीख आगे बढ़ा करके 30 जनवरी तक का समय उन्हें दिया गया। उसके बाद में 30 जनवरी तक भी वो सबूत पेश नहीं कर पाए तो वकील ने एक बार फिर से समय मांगा और 4 फरवरी तक की मोहलत एक बार फिर से सांसद वर्ग को मिल गई। 4 फरवरी तक भी सबूत नहीं दे पाए तो उसके बाद में 10 फरवरी तक की मोहलत उन्हें दी गई। 10 फरवरी तक का पर्याप्त समय दिया गया, तब भी वो कहीं ना कहीं सबूत इससे जुड़े हुए पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद में अर्थदंड लगाकर अब अगली तारीख 17 फरवरी की उसके बाद में दी गई, यानी कि जो जुर्माना है वो लगा दिया गया और तारीख को आगे बढ़ाकर उसके बाद में 25 फरवरी ये तारीख
कर दी गई, तारीख पे तारीख यानी कि मोहलत पे मोहलत दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। 25 फरवरी को 5 मार्च तक जवाब देने का समय दिया गया सांसद वर्ग को और 5 मार्च तक भी वो जवाब नहीं दे पाए। 5 मार्च को 18 मार्च तक जवाब दाखिल नहीं कर पाए और कुल मिलाकर हम देखें तो बीते कल जिस तरीके से सुनवाई हुई है, उस सुनवाई के बाद में अब जो कमेटी का गठन हुआ है वो कमेटी अब जांच करेगी इस पूरे मामले में और जांच करने के बाद में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद में देखना होगा कि क्या कुछ आगे सुनवाई के दौरान देखने को मिलता है, किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। रामेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? फिलहाल अगर देखें तो इस पूरे मकान का जो नक्शा है, मकान का नक्शा प्रोवाइड कराने के लिए, उसको सबूत के तौर पर पेश करने के लिए कई सारे मौके, कई दिनों की मोहलत सांसद वर्ग को दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, जिसके बाद में अब कहीं ना कहीं उनके मकान को गिराए जाने तक की नौबत आती हुई नजर आ रही है। रामेंद्र, देखिए, कई लोगों को लगता था कि जो भारत देश में आए हैं उनको लगता था कि उनकी सल्तनत यहाँ राज करने के लिए आई है और भारत का संविधान उन पर नहीं लागू होता है। ये दौर बदल गया है, इसलिए ये परिस्थितियां उनके सामने है। वर्ग को कभी लगता नहीं था कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे संभल में, और संभल के हालात लगातार हम लोग 4-5 महीनों से खबरों में देख रहे हैं कि वहाँ हालात क्या है। अभी कल डीएम ने एक जमीन की पैमाइश की तो पता लगा नगर पालिका की जमीन उन्होंने बेच दी है, उस पर मस्जिद बनी है, मकान बने हैं। तो इनको लगता नहीं था कि कोई इनसे कभी पूछेगा कि आपने नक्शा पास कराया है नहीं पास कराया है। जिस तरीके के जवाब उन्होंने दिया है कि हमारा पुश्तैनी मकान है, उस पर एक्सचेंज पीडब्ल्यूडी की एक पूरी टीम लगा दी गई कि ये कब बना है तो उसकी ये बताया जाए कि ये कब का निर्माण है, तो उसको वो टीम 3 दिन में रिपोर्ट करेगी। 22 मार्च का अगला जो तिथि है उसमें रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम निर्णय ले सकती हैं कि क्या इस पर कार्रवाई की जाए, क्या इसका ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए या इन पर पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए, कोर्ट तय करेगा। लेकिन लगभग साफ है कि इनके पास कोई प्रमाण नहीं है जिस तरीके के हालात हैं अभी तक। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हालांकि हमें इंतजार करना होगा 22 तारीख का, जब दोबारा एक बार और सुनवाई होगी, क्योंकि अगली तारीख 22 मार्च दी गई है और 22 मार्च को साफ होगा कि अब सांसद वर्ग का जो ये मकान है जिसका नक्शा वो प्रोवाइड नहीं करा पाए, सबूत नहीं दे पाए, उस मकान को ध्वस्त करा जाएगा या फिर किसी प्रकार का कोई जुर्माना लगाया जाएगा। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।